नहीं है कहते हैं। आलोक पांडे जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। आलोक पांडे जी, हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तब भी ये शब्द सुन रहे थे, पीएम के मुख से सुन रहे थे, खंडहर पर नया प्लास्टर, पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने का प्रयास, यूपीए का क्रियाकर्म। प्रधानमंत्री के ये जो तंज हैं क्या मैसेज देते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के तंज ये है कि वो किसी भी कीमत पर जो इंडिया बना है उस पर हमला करने से कुताही नहीं करेंगे, वो तेज अटैक करेंगे, जिससे कि जो बीजेपी काडर को ये संदेश जाए कि किस तरह से ब्लॉक लेवल से लेकर बिल्कुल नीचे लेवल तक इंडिया गठबंधन के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो प्रधानमंत्री ऐसे नेता है जो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में भी आते हैं और ये बताते हैं कि आप काम कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि वो अभी से हमारे कह रहे थे कि बीजेपी में इस तरह की चीजें होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ नियुक्ति हर्ष होती होगी, लेकिन आप देखिए अमित शाह लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जहां तक मेरे पास जानकारी है वो पोस्टर लगाने से अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं, बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में। तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कांग्रेस या जो लीड जो इंडिया गठबंधन है उसको किसी तरीके से कोई मौका दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने के करीब है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो पूर्ण बहुमत की लगातार 3 बार सरकार बनाते थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में, 1957 में, 1962 में 40%, 48% और 45% के इतिहास रचा जी। के पास एक मौका है, दूसरी बार प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ, वो इतिहास रचने के मूड में है और मोदी जी बीजेपी के छोटा से छोटा कार्यकर्ता ऐसी गलती नहीं करना चाहता जी। 300 के नीचे ये रणनीति 300 पार की है बीजेपी अकेले की, इसीलिए आक्रामक लड़ाई लड़ने का इसीलिए प्लान किया है बीजेपी ने। सच्चिदानंद जी, हम लोग देखते हैं बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। आलोक जी, आपने पूरी बात सुनी ना? नहीं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि आरएसएस से उसका कोई संबंध नहीं है। खुल के कहते हैं रत्नेश भाई, खुल के कहती है बीजेपी। आलोक जी, मैं ये मानना चाहता हूँ कि क्या हमारे रत्नेश भाई ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस इज इक्वल टू गांधी परिवार? आरएसएस एक व्यक्ति नहीं है भाई। अगर एक तरफ बीजेपी का जो नेतृत्व कर रही है या बीजेपी जिसको अपना आइडियल मानती है, एक नहीं मानती, आरएसएस है। आरएसएस एक परिवार नहीं है, लाखों लोगों का एक समूह है जो भारत के लिए हमेशा काम करता है। और गांधी परिवार मैं तो आलोक जी की बात से बड़ा अचंभित हुआ कि मोहन भागवत जी कहते हैं आरएसएस एक परिवार है, ये कह रहे हैं आरएसएस एक परिवार नहीं है। मतलब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि ये देश का परिवार है, एक व्यक्ति का परिवार नहीं है, गांधी परिवार नहीं है। रत्नेश जी, परिभाषा समझिए। आलोक जी, आपके परिवार में 4 लोग आते हैं, अगर कोई ये भारतीय संस्कृति कहती पूरी धरती हमारा परिवार है तो आप उस परिवार को कैसे लेंगे? दूसरी बात, रत्नेश भाई के एक बात का और जवाब देते हैं, इनका आधार भी थोड़ा गड़बड़ है। रत्नेश भाई कहते हैं संविधान बचाने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में संसद के अंदर बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये बताइए, जो संसद के अंदर बोले हैं, क्या वो किसी ऐसी परंपरा के आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है? मैं उसका जवाब दे देता हूँ, मैं उसका जवाब देता हूँ। आलोक भाई सुनिएगा, बिल्कुल आलोक भाई सुनिएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था। आलोक पांडे जी, पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति में एक नया ट्रेंड आया है व्यक्तिगत हमले का, और उस व्यक्तिगत हमले में दोनों तरफ से हमले किए जाते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से, और उस हमले में प्रधानमंत्री भी अछूते नहीं रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं हम, क्या वहां पर इस तरीके के हमले हमारे लिए शुभ संकेत हैं? आलोक जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, हमारा सवाल सुन लिया आपने? जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया और इसको मैं जवाब देता हूं। देखिए, इस समय जो राजनीति है, राजनीति में जो पेशेंस है वो पेशेंस खत्म हो गया। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में इंटॉलरेंस। अब राजनीति वैचारिक मतभेदों तो नहीं रही, वो मनभेदों तक पहुंच गई। इस देश में कब्र खुद है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए गाना गाया जाता है। अभिव्यक्ति आजादी वहां तक है कि प्रधानमंत्री को मरने के लिए कहा जाता है और अभिव्यक्ति आजादी का प्रयोग किया जाता है ना। प्रधानमंत्री ने किस तरह मुकदमा लिखा है, इस बात को समझना होगा। इंदिरा गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत असफलता के लिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी, उन्होंने आंकड़ा लगा दिया था इस देश। तो
एनडीए से निपटने के लिए इंडिया ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और ये 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी कारगर होगी